Hello students, today we are going to discuss worksheet number 3, that is data handling of class 7 standard. Starting with question number 1, average lies dash the biggest and the smallest number of the data. जो आप एवरेज निकालते हो बेटा, तो वो जो आपका डेटा होता है उसमें जो एक सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन होती है स्मॉलेस्ट और जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है एवरेज का आंसर हमेशा उसके बिटवीन आता है, ना वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से छोटा होता है और ना ही सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा होता है. सो एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा. देन नेक्स्ट इज मीन. बेटा आपने मीन का फॉर्मूला लिखना है. मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास नीचे लिखा हुआ है, तो आप ऊपर लिख दोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. देन क्वेश्चन नंबर 3, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. जो भी आपके पास सेट ऑफ डेटा वैल्यूज होता है उसमें जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाली और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू वाली होती है बेटा, उन दोनों को जब हम माइनस करते हैं देन वी गेट द रेंज ऑफ द डेटा. उसको हम रेंज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स. सबसे पहले बेटा आप लिखोगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होते हैं. आपको पता है होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, देन नेक्स्ट 1 2 3 4. ये आपके पास पहले 5 होल नंबर्स हैं. अब आपने इनका क्या निकालना है, मीन. सो आप पहले तो मीन का फॉर्मूला लिखोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला लिखा था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब आप इन सब नंबर्स को प्लस करके देखो, 4 and 3 7, 7 and 2 9, 9 and 1 10. तो इन सबको प्लस करके कितना आएगा 10, और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास 5. तो ये कैंसिल होके आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 2. So mean of first 5 whole numbers is 2. Then question number 5, you have to find the mean of first 3 odd primes. बेटा आपने पहले 3 odd primes लेने हैं. आपको पता है the only even prime number is 2. उसके बाद जितने भी prime numbers होते हैं वो सब odd होते हैं. सबसे पहला होता है 3, then उसके बाद next prime number is 5 and then next prime number is 7. तो ये पहले 3 odd prime numbers हैं. तो again हम जब भी आपको मीन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने मीन का फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब इन सबको प्लस करोगे 3 + 5 8, 8 and 7 15. और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास 3. सो 15 and 3 कैंसिल होके आपके पास फाइनल आंसर आ गया मीन का एज 5. क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस द नंबर विच अकर्स द मैक्सिमम. आपके पास सेट ऑफ डेटा है, ये सारी सपोज ये वैल्यूज गिवन है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बारी आती है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उसको हम कहते हैं बेटा मोड. ठीक है. सो मीन का हमने फॉर्मूला कर लिया, मोड हमें पता चल गया वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है. अब 7th क्वेश्चन में आपने मोड ही फाइंड करना है. अब आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसके लिए बेस्ट मेथड होता है कि आप एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो. ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है एंड देन आप उसके टैली मार्क्स लगाओ, या डायरेक्टली मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ बेटा. तो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं 2 3 4 5 6 and 8. ये वाली ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास. अब आपके पास 2 कितनी टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, 3 कितनी बारी आ रहा है 2 टाइम्स, 4 कितनी बारी आ रहा है 1 टाइम, 5 कितनी बारी आ रहा है 4 टाइम्स, 6 is coming 2 times and 8 is coming 1 time. ठीक है. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कौन सी ऑब्जर्वेशन है आपके पास 5. नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी आपको देख के ही पता चल रहा है बेटा जो 5 ऑब्जर्वेशन है ये 4 टाइम्स आ रही है, सबसे ज्यादा बारी रिपीट हो रही है. सो इसमें आपका जो मोड है दैट इज 5 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बारी आ रही है 1 2 3 4, उसकी फ्रीक्वेंसी इज 4. तो वो वाली ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बारी रिपीट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उसको हम कहते हैं मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मिडिल टर्म. जब हमारे पास जो डेटा है, अब ये वाला डेटा बाय डिफॉल्ट ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. असेंडिंग मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट गोइंग टिल द ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े तक. डिसेंडिंग
रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट एंड गोइंग टिल द स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे तक। तो जो वैल्यू हमारे पास सेंटर में आती है बेटा उसको हम कहते हैं मीडियन। तो अब तक हमने जो ये तीन पढ़ लिए, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों को हम कहते हैं दीज आर द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आप 9th और 10th में भी टॉपिक पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स का। एंड द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड। क्वेश्चन नंबर 9th, यू हैव टू टेल द ट्रू और फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मीन। मीन के बारे में, मीन की प्रॉपर्टीज बतानी है आपने। जो मीन होता है दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल ग्रुप्स। नो, वो डेटा को दो इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करता बेटा। इट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। यस, देखो हमने मीन कैसे निकाला था, हमने सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस किया था, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किया था। तो यस, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज ट्रू। इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। नो, इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके डिवाइड करते हैं जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोड। मोड होता है बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम्स हो रही है, उस ऑब्जर्वेशन को हम मोड कहते हैं। इट इज द मिडिल टर्म। नो, वो मिडिल टर्म नहीं होती। इट अकर्स मैक्सिमम टाइम्स। यस, वही वाली ऑब्जर्वेशन को हम मोड कहते हैं जो सबसे ज्यादा बारी आती है। देन इट इज द एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म्स। नो, ठीक है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट अकर्स मैक्सिमम टाइम्स इन द ग्रुप। स्टूडेंट सपोज 7th क्वेश्चन में आपने मीडियन भी निकालना है। मीडियन होता है, सबसे पहले हमने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 7th क्वेश्चन में ऑलरेडी जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। देन जो मिडिल टर्म होती है, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द मीडियन। अब आप देखो ये टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड्स पे अपने फिंगर्स रख लोगे, देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस कवर करोगे, ऐसे करते जाओगे। तो जो ऑब्जर्वेशन आपकी सेंटर में आती है दैट इज 5। सेंटर में कौन सी ऑब्जर्वेशन रहेगी? 5। आपके पास टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उसको साइड से कवर करना शुरू करो। तो जो सेंट्रल वैल्यू आती है दैट इज योर मीडियन। अब इस क्वेश्चन में तो हमारे पास एक ही सेंट्रल वैल्यू आई क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर ऑड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती हैं तो सेंटर में हमारे पास दो टर्म्स बचती हैं। तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं? उन दोनों का एवरेज निकाल के, मतलब दोनों ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। सो बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने आना चाहिए। और इसी क्वेश्चन का अगर आपने मीन निकालना है तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके ये वाला फॉर्मूला लगा के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो आई होप मीन, मीडियन एंड मोड तीनों measures of central tendency are clear to you. Now we will move to the next page of the worksheet. Question number 11. The heights of 10 students in centimeter is given to you. बेटा ये 10 students का डेटा दिया हुआ है। First of all you have to find the range. Range अभी हमने पहले पीछे वाले पेज पे किया था, that is the highest observation minus the lowest observation। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज 151 और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज 128। सो आपकी रेंज आ गई बेटा 23। देन नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द एवरेज हाइट। एवरेज के लिए अगेन द फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करो, you will get 1409। टोटल 10 स्टूडेंट्स का डेटा है तो आप 1409 को 10 से डिवाइड करोगे। सो यू गेट द एवरेज हाइट एज 140.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है बेटा। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मीन एंड मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर सेम। आपने पहले 5 नंबर्स का मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब आप देखो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5।
जब हमने निकालना है इनका मीन तो हम सबको प्लस करेंगे, 5 and 4 9, 9 and 3 12, 14 and 1 15 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास मीन आ रहा है बेटा 3। और अगर आप इनका मीडियन निकालोगे, मीडियन होती है सेंट्रल वाली वैल्यू, तो सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है 3। सो यस, मीन एंड मीडियन दोनों क्या हैं, सेम। पहले 5 नेचुरल नंबर्स के लिए मीन एंड मीडियन आर सेम एंड आंसर इज 3। नेक्स्ट, मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एंड फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर सेम। अब आप देखो बेटा, मीन पहले 5 नेचुरल नंबर्स का क्या है 3, और हमने पहले पीछे वाले पेज पे किया था क्वेश्चन नंबर 4, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर्स का मीन का आंसर आ रहा था 2 और नेचुरल नंबर्स का आंसर आ रहा है 3, सो दे आर नॉट सेम, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट, मोड ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 5। अब आप देखो ये पहले 5 नंबर्स लिखे हैं, मोड होता है जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, पर इसमें सभी जो नंबर्स हैं वो 1 टाइम आ रहे हैं, so इसमें you cannot find the mode, so this is a false statement. Then next you have to find the probability of the given events. What is the probability of getting a prime number in throwing a dice? आपको पता है डाइस फेंकने पे आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 and 6। इसमें से प्राइम नंबर्स हैं बेटा 2 3 and 5, so 3 नंबर्स आर प्राइम। सो आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास आती हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस आई हैं प्राइम नंबर्स की 3, टोटल डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं 6, सो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे को पता है बेटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमारे केस के होते हैं, जो हमारे इवेंट के होते हैं। हमें इवेंट क्या दिया हुआ है कि प्राइम नंबर आए, सो प्राइम नंबर आने की कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 3 और टोटल कितनी है 6, सो 3/6 कैंसिल होके 1/2। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल आउट ऑफ 15 रेड एंड 9 व्हाइट बॉल्स। आपके पास 15 रेड बॉल्स हैं और 9 व्हाइट बॉल्स हैं, सो टोटल आपके पास कितनी बॉल्स हो गई 24, और आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट बॉल की। सो व्हाइट आपके पास कितनी है 9 और टोटल कितनी है 24, सो योर आंसर इज 9/24। आप इसको कैंसिल करोगे 3 पे बेटा, सो ये आ जाएगा 3/8। आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है वो हमेशा एक फ्रैक्शन होता है, या 0 होता है या 1 होता है, और जो फ्रैक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होता है कम। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आता है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, और अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है 1 तो वो श्योर इवेंट होता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन द टॉस ऑफ अ कॉइन। अब बेटा जब हम कॉइन टॉस करते हैं तब आपको पता है, तो या आपके पास हेड आता है या आपके पास टेल आता है, सो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने होते हैं 2, आइदर हेड और टेल। आपको हेड चाहिए, सो 1/2, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। देन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपके पास ये टेबल बना हुआ है, आपने जो मिसिंग है उसको फिल करना है। यहाँ पे देखो बेटा कितनी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, टैली मार्क्स बने हुए हैं 1 2 3 4, सो फ्रीक्वेंसी इज 4। देन नेक्स्ट, आपने 9 के टैली मार्क्स बनाने हैं। ठीक है, तो टैली मार्क्स 1 2 3 4 और 5th वाला हमेशा ऐसे स्लांट, सो ये एंड देन आपने 9 बनाने हैं, ये 5 बेटा हो गया आपके स्लांट लाइन वाला, 6 7 8 9, सो ये हो गया आपका 9। देन नेक्स्ट वन इज ये 5 का ग्रुप है एंड साथ में 1, सो 5 and 1 दैट गिव्स यू 6। यहाँ पे आपने बनाने हैं 7 टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7। इधर बेटा आपने बनाने हैं 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। ये वाले आपने काउंट करने हैं, ये 5 and 5 के 2 ग्रुप्स हैं, सो 10 11 12, सो ये हो गया बेटा 12। नेक्स्ट बनाने हैं 14, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
नेक्स्ट आपके पास एक 5 का ग्रुप है और 4 लूज हैं, सो 5 and 4 दैट इज 9। देन नेक्स्ट बनाने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन आपने इनको टोटल प्लस करना है, सो 11 12 14 9 and 8 आप इसको प्लस करके देख लेना बेटा, you will get the total frequency as 54. And then comes the last question, you have to draw the bar graph of the following. बेटा जब भी आपने बार ग्राफ बनाना है, रिमेंबर यू हैव टू ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड अ स्केल। सबसे पहले आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, फर्स्ट वन इज क्लास एंड द सेकंड वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि 5th क्लास में कितने बच्चे हैं 105, 6th में कितने 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। सबसे पहले आपको टेबल से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपको रीड करनी आनी चाहिए, उसका मीनिंग समझ आना चाहिए। अब आपने सबसे पहले बनानी है बेटा एक्स एक्सिस, सो मैं एक्स एक्सिस बना रही हूँ यहाँ पे, एंड एक्स एक्सिस पे मैंने क्या शो करनी है क्लास, एंड देन आई विल बी ड्रॉइंग दी वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे मुझे शो करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, देन आपने एक्स एक्सिस पे तो क्लासेस बनानी है, सो एक एक बॉक्स छोड़ के आप इसको ग्राफ पेपर पे भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपके पास बॉक्सेस बने होते हैं। सो मैंने एक एक बॉक्स छोड़ के क्लास लिख दी, दैट इज 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th। सो मैंने एक एक बॉक्स छोड़ के क्लास लिख दी। देन आपने वाई एक्सिस पे बेटा बनाना होता है टेबल, और टेबल आपने ऐसे बनाना होता है कि आपकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों कवर्स हो जाएं। इसमें मिनिमम इज 80 एंड मैक्सिमम इज 120। सो बेटर इज हम 20 का स्केल बना लें। सो दिस इज योर 0, सो 20 40, ये वाली स्पेसिंग आपकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। आप 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे लेके इसको बना सकते हो। सो दिस इज 20 40 60 80 एंड 100। अब आपने 5th क्लास का जो बार बनाना है दैट इज बनाना है आपने 105 तक। अब देखो बेटा 105, 100 और 120 के बीच में आएगा 110, आपने बनाना है 105, तो आप इन दोनों के सेंटर में दैट इज क्या आएगा आपके पास 105। सो 105 आपका बनेगा, 100 और 120 के सेंटर में इट्स 110, और 110 और 100 के बीच में आपके पास आ जाएगा 105। देन 6th स्टैंडर्ड का बनाना है आपने 120 तक, तो ये आपने बना दिया बेटा 120। देखो यहाँ पे आपका 120 है, तो इस बार की आपने हाइट बनाई अप टिल 120। देन 7th स्टैंडर्ड बनाना है 95, 80 और 100 के बीच में 90, और 80 और 90 के बीच में दैट इज 95। सो आप इसको बनाओगे 95 की हाइट तक। सो आपके 7th क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं 95। एंड देन 8th क्लास में इट इज़ 100 हमारा डायरेक्ट है, तो ये रहा हमारा 100। 8th क्लास में हमने बनाने हैं 100 की बार का हाइट। सो हमारा जो बार है दैट इज अप टिल 100। देन 9th क्लास इज टिल 90, 80 और 100 के सेंटर वाला वैल्यू इज 90 बेटा। सो यहाँ पे आपके पास 90 आ गया। सो 9th क्लास के स्टूडेंट्स आर 90 एंड द लास्ट वन इज 80। 80 वाला है आपके पास डायरेक्ट वैल्यू। सो 10th क्लास के आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं 80 स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ यू मेक द बार ग्राफ। एंड इसमें आप स्केल जरूर लिखेंगे बेटा, स्केल मतलब वाई एक्सिस पे आपने कितने का टेबल लिया है। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस बार ग्राफ is clear to everyone and you will be able to make this bar graph. It is a very easy one. So all of you please complete your worksheet of data handling and have a nice day. Thank you.